यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। भारत की खोज निकाल लिए बुक हिंदी की? यस यस तो मैम। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे उस दिन? मैम सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर। ये तो समझ में आ गया कि इसमें अहमदनगर का किला पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर था हमारा और सेकंड था यस तलाश ना। तलाश में बता यस रहे थे कि कैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी कैसे खोज करना स्टार्ट की थी भारत की। तो इसमें भारत की शक्ति और सीमा तक हुआ था कि बस यही हुआ था? भारत की अतीत की झांकी कहाँ तक हुआ था बताओ? मैम, ये भारत की शक्ति और सीमा तक मैम पढ़ाना चालू करना था आगे से। स्टार्ट यहाँ से करना है ना? यस मैम। हाँ चलो ठीक है। तो भारत की यहाँ पे डाल देते हैं, सेकंड चैप्टर है भारत की शक्ति और सीमा। शक्ति और और सीमा। सीमा। ठीक, देखो अब इसमें वहां तक तो पढ़ लिए थे कि झांकी मतलब कैसे उन्होंने भारत को देखा, किस कहाँ कहाँ से कैसे लोग थे, उन्होंने ये गिनती की थी कि कितनी पीढ़ियां थी जो उस नदी मतलब कितनी पीढ़ियां उसमें थी। अनगिनत पीढ़ियां बताई गई थी। अब आगे चलते हैं, इसका भारत की शक्ति मतलब इसकी क्या शक्ति थी और कहाँ तक सीमा थी, कहाँ तक लिमिटेशन थी। ठीक है, यस मैम। स्टार्ट करें पढ़े? यस मैम। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। जो उसके स्रोत हैं, तो उसके पतन मतलब कि पतन मीन्स होता है किसी चीज का पतन करना, मतलब कि हटाना, ठीक है, खत्म करना। तो इसमें क्या कह रहा है कि उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ तक हमें अभी खोज करनी है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इसमें बताया जा रहा भारत जो आगे था लेकिन वो तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में वो पीछे होता चला गया। और जो यूरोप था वो पहले तो पीछे था लेकिन वो तकनीकी टेक्नोलॉजी के मामले में वो आगे बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद क्या है कि इस तकनीक विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। उन्होंने क्या किया कि पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उसके लिए अपना विस्तार पूरा फैलाव करने लगे और पूरब पर अधिकार करना आसान होता चला गया। ऐसा क्यों? फिर उसके बाद क्या है, यह केवल भारत की ही नहीं लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिकता, सजगता और तकनीकी कौशल की कमी भी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा, उद्यम में कमी आ जाती है। छीड़ होती हुई रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। छीड़ होती हुई जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहां शब्दाडंबर से लैस बस हास्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता। भाव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पक्षीकारी और वाली सावधानी से कोई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और झलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, छीड़ हो चली। उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। यहाँ पे ये सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ,
बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों था, इतनी शक्ति कहाँ से मिली और क्यों ऐसा होने लगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या वहां पे संभव था, भारतीय संस्कृति का कैसे विस्तार हुआ। तो इसमें यही बता रहा है कि क्या क्या संभव था और क्या नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद है यस मैम। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया। जो अतीत का भार था जो पड़े थे अभी उसने कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हास्य होने लगा। क्या हुआ अभी, क्या था इसमें कि जो मानसिक जड़ता, कितना उसमें शारीरिक गिरावट आने लगी थी कि कैसे इस हालत को सही किया जाए। और धीरे धीरे क्या हुआ, हालत कमजोर, भारत की हालत कमजोर होती चली गई। यस मैम। फिर उसके बाद क्या है, वह गतिहीन और जड़ हो गया जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। क्या हो गया, धीरे धीरे गतिहीन होता चला गया और फिर भारत के हिस्से दूसरे हिस्से जो थे वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगे। किंतु यह स्थिति का पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं था। ये क्या था, पूरा क्या सही था, नहीं, जो स्थिति जो बनाई गई थी वो पूरी सही नहीं थी। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत, उसके ध्वंसशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, फिर से निर्माण होता गया। नए को समझना, उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ रहे थे। इसमें क्या था, जो पुराने अंश थे उसके साथ साथ रक्षा के भी आगे जो बढ़ता गया क्रम, उसका हिस्सा भी बनता चला गया। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा। जो पूरा, कौन बात कर रहा है, जो पहले का ढांचा था वो बस एक ढांचा ही बचा रह गया था, लेकिन नए नए बदलाव आगे होते चले गए। फिर उसके बाद क्या, ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका। किसका माइक आवाज कर रहा है, ऑफ कीजिए माइक। ओके, फिर देखो क्या है, पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही। जो प्राचीन था पुराना था, जो नवीन था नया, उसमें सामंजस्य, मतलब दोनों में इक्वलिटी, बराबरता बनी रही। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। इसमें ये क्या बता रहा है कि जो पुराना लेके हम लोग चल रहे थे उसमें तो चेंजेस करते जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या बताया गया था कि पुराना ढांचा तो था ही हमारा, लेकिन उसमें जब नए बदलाव किए जा रहे थे तो पुरानी चीजों को लेके ही साथ में नए बदलाव किए जा रहे थे। समझ में आ गया? यस मैम। फिर नेक्स्ट हमारा है भारत की तलाश। अब यहाँ पे भारत की तलाश कैसे शुरू हुई। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, अभिगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझमें एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। इसमें बताया जा रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू जी वो बता रहे हैं कि पुस्तकें थी, स्मारक थे और सांस्कृतिक उपलब्धियां लक्ष्य था, लेकिन उसमें एक हद तक भारत का समझ नहीं थी कि भारत कैसा होगा। ना ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वो कहते हैं कि जो मैं जिस चीज की मैं तलाश कर रहा था उसका जवाब भी, आंसर भी नहीं मिला था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए युगीनता, भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। इसमें बताया जा रहा है कि जो गरीब है, दुर्गति है, मध्य है, वर्ग के हैं और जो आधुनिकता आई, ये सबका मिश्रण उसमें है, सभी चीज है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। वो बता रहे हैं कि जो मैं अपने ही वर्ग और दूसरों के लिए मैं प्रशंसक नहीं था।
फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता हूँ। वो कह रहे जो भारतीय संघर्ष है, जो लड़ाई है, जिस चीज के लिए वो नेतृत्व कर रहे थे, उनके लिए मध्य वर्ग की ओर देखना उनके लिए जरूरी था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था। जो ये मध्य वर्ग स्वयं को बंदी बनाता था और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। इसमें क्या बताया गया है कि ये खुद ही तरक्की और विकास करना चाहते थे। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा ना कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपती। जो अंग्रेज थे वो इस चीज का अवलोकन नहीं कर पा रहे थे, जो इनका भीतर ढांचा था वो नहीं समझ पा रहे थे कि कैसा होगा, और उन्होंने विद्रोह करने की उनके अंदर चेतना जाग गई। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी, जो ये ढांचा था उसके खिलाफ वो चेतना नहीं जाती थी। फिर नेक्स्ट क्या है, जिससे हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे कि अंग्रेज को हटाना वो चाह रहे थे और अपने ही लोगों को अपना ही संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे। इस चुनौती देने या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इसकी बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे इस ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत की वास्तविकता की रूप तलाश शुरू की। तब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं कि उनको संदेह हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने वास्तविक भारत की तलाश करना प्रारंभ की, और इससे हमारे भीतर इसकी एक समझ और द्वंद दोनों ही पैदा हुए। धीरे धीरे करके जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो उनको फिर धीरे धीरे करके समझ में आने लगा कि हमें कैसे तलाश करनी है। उनके अंदर जो भीतर जो समझ थी वो फिर उत्पन्न होती चली गई। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे। जो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, वो इस समुदाय से परिचित थे कि कैसे आगे काम करना है, इसलिए उन्हें कोई नए उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने क्या हुआ, ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हुआ जो उनको समझ में ना आया हो। पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश की यात्रा थी। वो क्या कह रहे हैं, ये जो ग्रामीण समुदाय के लोग थे उनके लिए तलाश की कोई भावना थी नहीं, लेकिन उनके लिए यह नई तलाश की भावना थी और वो नई चीजों को करना चाह रहे थे। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जो परिभाषित करना कठिन था। जो वो कह रहे थे कि इनको परिभाषित करना हमारे लिए कठिन होता गया, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। पर जो समुदाय था उनको बराबर आकर्षित करते जा रहे थे। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों को अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व में उनकी विशाल संख्या के बावजूद उनके बारे में अनिश्चित समुदाय के नहीं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी। शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। वो बता रहे कि मैंने जितनी उम्मीद की थी भारत की तलाश करने में उससे ज्यादा कहीं उन्होंने निराशा नहीं हुई थी, लेकिन उससे कहीं अधिक उन्होंने पाया था। मुझे सूझा कि इसका कारण है उसके साथ उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतः शक्ति, जो उनकी आंतरिक शक्ति थी उनका विकास करना था। उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अभी भी बनाए रखा था। जो उनके अंदर जो अंतः शक्ति थी और उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा थी। ठीक, पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला वो बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। जो 2 वर्ष से वो अत्याचार झेल रहे थे वो उसी टाइम समाप्त होता जा रहा था। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा था जो सार्थक, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ। यस मैम। सना, फातिमा, पीयूष, सुभी,
समझ में आ रहा है ना कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कैसे तलाश कर रहे हैं, वो एक एक चीजों को कैसे बताते चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत माता। ठीक है, इसी में अब आ रहा है भारत माता, फिर धीरे धीरे आप लोगों की आएगी भारत की विविधता, फिर जन संस्कृति, देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, भारत माता जो है वो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं में से अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की ओर के साथ ही भारत जो आजादी के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृति नाम है। वो क्या बता रहे हैं कि एक सभा में जब जा रहे थे तो श्रोताओं में से अपने इस देश की चर्चा कर रहे थे, हिंदुस्तान की ओर साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक जो भरत थे, पढ़े थे ना तुम लोग भरत, तो उन्हीं के नाम पे भारत का नाम पड़ा था, जो प्राचीन संस्कृति नाम है। मैंने शहरों में ऐसा काम किया क्योंकि वह श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे, मॉडर्न थे, और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। वो क्या करते थे? अधिक ही भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश के बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक किसानों की समान समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। वो धीरे धीरे अपनी यात्रा के बारे में बताते जा रहे हैं। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे। वो बता रहे जब मैंने यात्रा के दौरान कैसे किसान उनके सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी, क्योंकि उनकी समस्याएं भी समान थी सारे किसान की। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही याद भी की कि राहत उसके सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड बांधकर उसके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट के विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। जो बोलते हैं हम लोग भारत माता की जय, तो वो पूछ रहे हैं इस शब्द से, इस सेंटेंस से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। वो क्या करते थे, जो भारत के लोग थे, बाकी लोग, उन्हें चकित करता था कि इनको ये चीज नहीं पता है, उनके ठीक ठीक समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद क्या है कि वे मुझे क्या जवाब दें, तब एक दूसरे की ओर फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जा रहा था, वो उनके मन में ये सवाल उठता जा रहा था बार बार। आखिर एक खट्टा कट्टा जाट जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि भारत हमारी धरती है। तब वो बताते भारत माता की जो जय हम लोग बोलते हैं, तब वो बताते कि इसका सही मायने में क्या अर्थ है। वो बताते कि भारत माता हमारी धरती, वो बता रहे कि भारत जो है वो हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता है कौन सी मिट्टी, वो कह रहे कौन सी मिट्टी। उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी। प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वे प्रयत्न करते रहे कि आखिर में कहते हैं कि भारत वह सब कुछ है तो है जो उन्होंने सोच रखा है। वो कह रहे भारत तो सब कुछ है, वो जो सोच रहे हैं
लेकिन इनका सही माने में क्या अर्थ है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। भारत के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता किससे हो? एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। जो हम लोग बोलते भारत माता की जय, इससे कोई अर्थ नहीं कि भारत माता की कौन सी जय। वो ये बताना चाह रहे हैं जो भारत है और भारत के जो लोग हैं उन्हीं को हम लोग जय कहते हैं। यहाँ पे जो भारत की मिट्टी है, जो भारत के लोग हैं, उन्हीं को हम लोग जय कर रहे हैं, वो खुद ही हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ, कोई दिक्कत? नो मैम। चलो अब आधा पढ़ लेते हैं, भारत की विविधता वाला भी आधा पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे पे फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता मतलब तो जानते हो, अनेक प्रकार, ठीक है? विविधता मीन्स होता है अनेक, जो अनेक जाति है, अनेक लोग हैं, अनेक धर्म है, उन्हें विविधता कहते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है बाकी बच्चों को? भारत की विविधता अद्भुत, प्रकट व सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। यह जो बता रहा है, जो भारत की विविधता है हमारे, वो ताल्लुक शरीर से भी है, मानसिक दिमाग से भी है और विशेषताओं से भी है, क्वालिटी से भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न है। जो भिन्न तरीके के विविधता मीन्स होता है भिन्न तरीका। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है, वहां बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हैं, हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य, रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसे ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि सीमा की ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी। इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी, उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों वंश अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन के अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वो पूरी तरह नहीं बदल सकी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक टेक कर लीजिए। यहाँ तक हमने पढ़ाया, फिर नेक्स्ट डे पे फिर आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी के बारे में, फिर उसके बाद है जन संस्कृति। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आप लोग पढ़िएगा तो फिर कुछ समझिए कि क्या है। ठीक है, अच्छी चीज है, इसमें पूरी चीज भारत के जो अंदर होते जा रहे कार्य वो पूरी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। सना, सना कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुमको? हाँ सना, ठीक है, तो नेक्स्ट डे पे फिर चैप्टर स्टार्ट करते। क्वेश्चन आंसर तो कर रहे हो ना तुम लोग? यस मैम।
हाँ, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर भी करो, लिखो पूरा, याद भी करते चलो, ठीक है। अब पेपर भी शायद होने वाला होगा आप लोगों का ना, तो नहीं मालूम अच्छे है से, मैम। हाँ ठीक है, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है वो सबको आप लोग याद भी करते चलिए, ठीक है। चलो फिर यस मैम। नेक्स्ट डे पे फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास। यस मैम, थैंक यू मैम।